हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आरंभ क्लासेस पिछले 4 साल से लगातार आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता आ रहा है। बट द टाइम इज चेंज बिकॉज आरंभ क्लासेस अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ चुका है, जिनकी वीडियोस आपको अपने आरंभ क्लासेस के चैनल पे लगातार मिलती रहेंगी। तो हाँ दोस्तों, दिस इज रोहन कुमार बड़ोदिया और मैं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस का कंप्लीट सीरीज लेके आया हूं, जिनके अंदर मैं आपको क्लास 12 के हर सिंगल चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस इन डिटेल डिफरेंट पार्ट्स में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम क्लास 12 फिजिक्स की नई जर्नी। तो देखिए दोस्तों, क्लास 12 का सिलेबस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल हम पूरा सिलेबस पूरे साल किस किस पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देखा होगा क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है मेनली आपका वो बटा है ब्रांचेस के अंदर, नॉट इन द चैप्टर बट इन द यूनिट्स। तो हम देखने ये वाले हैं पहले यहां पर कि ऐसे कितनी यूनिट्स हैं, कितने हमारे ब्रांचेस हैं फिजिक्स के, जो कि हमको इस पूरे साल स्टडी करना है। तो ये देखते हैं जरा यहां पर। तो देखिए फिजिक्स को हमने बांटा है मेनली 2-3 ब्रांचेस के अंदर। हमको यहाँ सारी ब्रांचेस नहीं पढ़ना है, बट जो मेन हमारे काम की होने वाली है हमें वो देखना पड़ेगी। देखिए जैसे एग्जांपल सबसे मेन एंड जो बड़ी ब्रांच है आपकी वो होने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि क्लास 12 के अंदर हम देखने वाले हैं। इसके अलावा एक ब्रांच और है आपकी, जो कि आपकी बुक नंबर 2 में मिलेगी आपको, जिसका नाम है आपका ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स का एक ब्रॉड मतलब है, ठीक है। ऑप्टिक्स को शॉर्ट में समझाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अभी आपको इतना बता रहा हूं मैं कि ऑप्टिक का मतलब होता है जब भी हम लाइट की स्टडी की बात करते हैं तो नाम आता है हमेशा ऑप्टिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसके अलावा आपका आता है और क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अलावा आपने क्लास 11th की फिजिक्स अगर अच्छे से पढ़ी होगी, आपने देखा होगा वहां पर कि वहां पर भी 2 बुक्स में बांटा गया है। एग्जांपल जैसे हम पाइप के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर हम बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़ते हैं। जब एप्पल नीचे गिरता है तो डेट इज ग्रेविटी की बात करते हैं, वहां पर हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो ऐसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फिनोमिना हमने हमारी फिजिक्स को बांटा है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर। क्लास 12 की जो फिजिक्स है आपकी वो बटी है मेनली 2 पार्ट्स के अंदर। पार्ट फर्स्ट जहां पर आपके टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं हम, पार्ट सेकंड जहां पर हम आपके टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट जो हमारा होने वाला है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड। इट मींस हम आपकी फिजिक्स की ये जो पहली ब्रांच है इसे हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए तो नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब नाम से क्लियर होगा आपको यहां पर कि मैग्नेटिज्म का मतलब होता है 2 मिनट, ये चल नहीं पा रहा है, वेट। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से यहाँ। तो जैसे कि आप जानते होंगे हमारे पास कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो ब्रांचेस हैं आपकी, उस बात का मतलब ये होता है कि जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं, चार्जेस और मैग्नेटिज्म, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, हम इन दोनों की जब बातें करते हैं साथ में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट मींस कि जिस फील्ड के अंदर, जिस ब्रांच के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कंबाइन बात करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए आगे चलते हैं यहां से। और अब है ना इसी ब्रांच को हमने और क्लासीफाई कर रखा है। जैसे एग्जांपल हमने बोला आपसे कि मैंने कहा आपसे, मान लो सपोज कि मेरे पास एक चार्ज है। अब ये चार्ज क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। बट अभी ध्यान दीजिए इस बात पे आपके चार्जेस क्या होते हैं, सॉरी चार्जेस का मतलब कैसे क्लासीफाई कर रखा है। देखिए तो चार्जेस को हमने क्लासीफाई करा है 2 ब्रांचेस के अंदर। पहली जो ब्रांच है आपकी वो होती है वो आपकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड सेकंड ब्रांच जो आपकी चार्जेस के ऊपर होने वाली है वो होती है आपकी इलेक्ट्रो डायनामिक। इतना ठीक है। अब भैया इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज रुकी हो। इट मींस ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जहां पर हमारे चार्जेस क्या होते हैं, रुके हुए होते हैं, उन ब्रांच को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या होता है भैया, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जहां पर हमारा चार्ज मोशन करना स्टार्ट करता है, जहां पर हमारा चार्ज चलना शुरू करता है, उसके चलने की वजह से डिफरेंट फिनोमेना बनते हैं, और वो हमको चैप्टर नंबर 4 से पढ़ना शुरू करना है, जिसका नाम होने वाला है मूविंग चार्जेस एंड द मैग्नेटिज्म। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड है। अच्छा, बट बिफोर स्टार्टिंग एक सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डायग्राम, फिजिक्स लिखा है यहाँ पर। तो देखिए यार, इस फिजिक्स का डायग्राम देने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप बता पाए मुझे फिजिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस, डिफरेंट फिनोमिना सब क्या होते हैं फिजिक्स के अंदर। देखिए फिजिक्स का ना सिंपल सा जो परिभाषा है वो ये होती है कि जब भी हम हमारे आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं उन सब की हम जब स्टडी करते हैं तो कंबाइन इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स किसी सिंगल बुक के अंदर, सिंगल डेरिवेशंस के अंदर बताना इम्पॉसिबल है। फिजिक्स इज अ ब्रॉड टर्म जिसका कॉमनली मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं यहां पर, द नेम इज चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द फील्ड। ये चैप्टर अपने स्कूल्स में आपने अपने कोचिंग वगैरह में बहुत पढ़ा होगा, बट देखते हैं एक बार जरा यहाँ क्या देखने वाले हैं हम। तो देखिए व्हाट टू स्टडी टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा होने वाला है चार्जेस। भैया चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक चार्ज के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस का जो कंजर्वेशन होता है वो कैसे होता है आपका। देन देखेंगे यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस को हम कैसे क्वांटाइज करते हैं। अभी क्वांटाइज क्या होता है थोड़ा वेट करिए, आप उसको दिख जाएगा अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे यहाँ पर हम मेथड ऑफ चार्जिंग, के मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरा जो बल्ब है, ये बल्ब को मुझे चार्ज करना है, इसको एनर्जी देनी है मुझे, तो चार्ज करने के तरीके कितने होते हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड मोस्ट टॉपिक आपका ये होने वाला है हमारे लिए, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब ये क्या होता है देखेंगे क्लास के अंदर अपन। एंड लास्ट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो इतने टॉपिक्स है जो कि हम आज क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, तो प्लीज आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए तो हमारा पहला टॉपिक जो कि होने वाला है हमारे पास क्या, चार्जेस। देखिए चार्जेस को पढ़ने के पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके डेली लाइफ के अंदर इस चीज का रोल कहां आने वाला है। एग्जाम्पल जैसे देखा होगा आपने, जब आप नहा के आते हैं तो कभी आपका हाथ किसी चीज से टच करता है तो यू फील जर्क, लाइक आपको करंट एकदम से लगा हो, ठीक है। तो करंट कैसा लगा, बिकॉज आपकी बॉडी के ऊपर या जिस चीज से टकराए थे आप उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आयंस का क्या हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है। अभी आयंस क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। आयंस का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज सब्सटेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड आयंस, इतना ठीक है। इसके अलावा और कहां मिलता है आपको, देखा होगा कि आपने बचपन में जब छोटे होंगे आप तो आपने अपनी स्केल ली होगी, उसको से रब करा होगा और रब करने के बाद आपके हल्के पेपर जो होते हैं उनको आपने चिपकाया होगा इसके अंदर। तो ये क्यों पा रहा है, बिकॉज स्केल पे क्या आ चुके हैं, आयंस आ चुके हैं। ऐसे आपके लाइफ में से बहुत सारे फिनोमिना हैं जहां आपने देखा होगा कि ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस कोई चीज आपस में रिपल करती है या आपस में अट्रैक्ट करती है। तो ये रिपल्शन अट्रैक्शन जो हो पाता है ड्यू टू सम डिफरेंट फिनोमिना, डिफरेंट सब्सटेंस की वजह से। वो सब्सटेंस क्या होता है आपका, वो होता है आपका चार्जेस। अब ये तो होगी बात भैया देसी वाली अपनी। अब कुछ बातें और भी होती है जो साइंस मांगता है आपसे, वो क्या होती है, देखिए वो ये होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that causes a matter to experience a force when placed in the electromagnetic field। अब भैया ये क्या होता है, देखिए यार अगर इसको समझना है आपको तो क्लास 10 की कुछ बातें आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखा होगा आपने कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये सब्सटेंस कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, सही बात है। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का, है डिपेंड, बट ये फोर्स तो फील कर रहा है ना। तो ये जो आसपास दिख रही है आपको क्या है, ये होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपके चार्जेस से निकलती है, जो करंट से निकलती है, जो मैग्नेट से निकलती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किस सब्सटेंस को हम रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको रखने पर जो सब्सटेंस है आपका वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की प्रॉपर्टी फील करता है, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। इतना ठीक है, समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं। देखिए आप तो इतना ध्यान दीजिए बस कि कोई भी सब्सटेंस जिनके ऊपर आयंस डेवलप होते हैं ड्यू टू सम फिनोमिना, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड चार्जेस। अगर देखा जाए ध्यान से और इसको, तो 16 सेंचुरीज के अंदर इसकी बातें करी गई थी, जहां पर देखा था हमने एक सब्सटेंस है जो मिला हमको, वहां पर उनको रब करा आपस में, रब करने की वजह से उस सब्सटेंस पे आपके आयंस डेवलप हो गए। अब आयंस की वजह से वो सब्सटेंस किसी और से चिपकना या रिपल करना शुरू कर दिया, तो सब्सटेंस इज कॉल्ड चार्जेस। इतना ठीक है, आगे चलते हैं। चार्जेस को हमने बांटा है मेनली दो पार्ट्स में, एक होता है नेगेटिव, एक होता है तुम्हारे पास पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव जो इसको नाम दिया है ना, ये हमने दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके आधार पे दिया हमने। अब देखिए भैया, देखिए तो ना किसी भी एटम के अंदर मेनली होते हैं दो चीजें, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है आपका न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन। इतना ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो वो होता है जो कि भैया इस ऑर्बिट के अंदर बाहर घूमता रहता है,
ठीक है। प्रोटॉन भैया वो होता है आपका, प्रोटॉन तो वो होता है आपका जो कि अंदर होता है तुम्हारे पास, इतना ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के जो नंबर बनता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ प्रोटॉन अकेले जो मिलके बनता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इतना ठीक है। ये सब आपने क्लास 10th या 9th में अच्छे से पढ़ा होगा। आगे चलते हैं यहां से हम, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव आयंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूं किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 12 हैं, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, वो तुम्हारे पास 13 हैं, तो ये बताइए मुझे मेजॉरिटी ऑफ आयंस कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरा की पूरा एटम क्या हो चुका होगा, नेगेटिव हो चुका होगा। अब ये बताइए नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, इट इज प्रोटॉन। तो नेगेटिव प्रोटॉन की जो मिक्सचर होता है आपस में, उनका कंसंट्रेशन जो होता है, उनके आधार पे हमने बोला है कि कोई भी सब्सटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है इसमें प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके कम हो जाएंगे, इतना ठीक है। आगे चलते हैं, तो प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। चलिए आगे चलते हैं। द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द मैग्नेट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कूलम। अब हर चीज को नापने के लिए, हर चीज को मेजर करने के लिए कुछ होती है यूनिट्स, वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस को जो नापने के लिए हमने बनाया यूनिट एक, वो होती है कूलम। देखिए, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने डिस्कवरी करी चार्जेस के बारे में, उन्हीं के नाम पे दी गई इसकी यूनिट। अब ये कूलम तो वो यूनिट है जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। अब याद करिए क्लास 11 के हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है यूनिट्स। फॉर एग्जांपल एक होती है एमकेस जिसको हम बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड बोलते हैं। एक होता है सीजीएस, मतलब होता है सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। एक और होता है एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। इतना नहीं पढ़ना, बट एक ही पढ़ना है हमको यहाँ पर, कौन सा, एसआई यूनिट, जिसको बोलते हैं अपन क्या, कूलम, जो कि हमारे पूरे सिलेबस में काम आने वाली है। अगर कोई बोले आपसे भैया कूलम तो यूनिट हो गई, बट इससे छोटा नापना है मुझे अगर, तो क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे माइक्रोकूलम। क्या बोलेंगे आप, माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम। मतलब एक कूलम के अंदर 10 की पावर 6 क्या होते हैं, माइक्रोकूलम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोले आपसे कूलम को आपको छोटे फॉर्म में नापना है और, तो यू कैन से दैट क्या माइक्रोकूलम होता है। आगे चलते हैं यहां से, इलेक्ट्रिक चार्ज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। अब ये शब्द क्या होता है मत पढ़िए सूरज को अभी, बिकॉज आगे चल के इसकी अपने आप में एक नई प्रॉपर्टी बनने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज इज E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखिए इस चीज का तो अपने मतलब बहुत देखा होगा आपने, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का 1.6 10 की पावर -19 क्या होता है, कूलम का चार्ज होता है। यही सेम चार्ज आपका होता है प्रोटॉन के ऊपर, लेकिन वो क्या होता है यहाँ पर आपका, वो होता है प्लस के अंदर, इतना ठीक है। ये -19 क्या है इसका, इतना ज्यादा छोटा चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे किसी छोटे चीज के ऊपर तो इट इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर आपको अपनी ह्यूमन आई से देखना वो इम्पॉसिबल है कि कितना चार्ज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, चार्जेस के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हमको मेनली इसके बारे में ही बात करनी है, तो अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए हो तो आगे चल के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए ना, कंजर्वेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि किसी चीज को बचाना, किसी चीज को सेव करके रखना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। ठीक है, तो वही ऐसा मतलब होता है। देखिए मैंने बोला सपोज कि मेरे पास जो ऑक्सीजन है कितनी थी और कितनी बच गई है, क्या बता सकते हैं ये बात को हम? नहीं, क्योंकि ये एक फॉलो करता है हमारा एक लॉ के ऊपर, दैट इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है आपसे कि कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में ना तो बनती है ना तो कभी डिस्ट्रॉय होती है। हाँ एक बात है लेकिन, कि वो चीज अपना अस्तित्व चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपसे कि मुझे एनर्जी मिल रही है, कैसे, मैंने खाना खाया होगा, सही बात है, तो खाना खाया मैंने, मुझे एनर्जी मिल गई, तो खाने की जो एनर्जी थी दैट इज कॉल्ड फूड एनर्जी। अब किस में हो गई वो, अब कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी की फॉर्म में, जिसको आप सुन पा रहे हो, इतना ठीक है। तो एनर्जी जितनी थी उतनी है, बट उसने अपना अस्तित्व क्या कर लिया, चेंज कर लिया। जैसे कि पहले थी वो फूड की फॉर्म में, अब मिल गई आपको वो साउंड की फॉर्म में। तो एनर्जी, मास, जो कुछ भी होता है आपका, ये जितना होता है प्रेजेंट उतना ही रहता है हमेशा, लेकिन अपना अस्तित्व, अपना रूप चेंज करता है ये इन द डिफरेंट फॉर्म। वैसे ही आपका चार्जेस भी होते हैं। देखिए, तो चार्जेस कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन द आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होता है बताएंगे इस बारे में आपको अभी आगे, इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
किसी एक पैक सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज होता है आपके पास, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बट शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि भैया सिस्टम को होना चाहिए पैक। अभी पैक का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपना पन्नी लेके आ गए पैक कर दिया, नहीं भैया। आइसोलेट का मतलब होता है ऐसा पैकिंग जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज भी ना हो पाए। अब सोचिए अगर गैसेस भी एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है कि भैया बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग करी है हमने यहाँ पर। तो अगर आपने ऐसा पैकिंग करी है, इनके अंदर चार्जेस को हम रखते हैं, तो जितना चार्जेस रहता है उतना ही हमेशा प्रेजेंट रहता है, कभी भी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो इसको बोलते हैं अपन क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए बात और लिखी यहाँ पर, चार्ज क्या है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। याद आ रहा है? ये लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी, क्योंकि क्लास 11 के अंदर चैप्टर था थर्मोडायनामिक्स, वहां देखा होगा आपने कि मास, एनर्जी, जो कुछ भी होता है ये ना तो बनता है कभी, ना तो कभी डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन अपना रूप चेंज करता है। इसी टाइप से आपका चार्ज भी सेम होता है, चार्ज जितने थे उतने ही रहेंगे हमेशा, लेकिन अपना ये फॉर्म चेंज कर लेंगे। इसी को बोलते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये टॉपिक क्या है आपका? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इतना ठीक है? चलिए आगे देखते हैं यहां से। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखा होगा आपने इसके पहले टॉपिक के अंदर एक लाइन लिखी थी वहां पर, चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। तो वही टॉपिक है आपका, एक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए क्वांटाइजेशन एक शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है? एक फिक्स्ड अमाउंट। अब वो ये फिक्स्ड अमाउंट कौन सा होगा भैया? देखिए मैंने बोला कि चार्जेस को नापने के लिए, चार्जेस को मेजर करने के लिए बार बार डिफरेंट फॉर्म नहीं होंगे मेरे पास। मैंने बोला कि भाई एक चार्ज इतना है, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स कर दी मैंने, उसके हिसाब से बाकी सारे चार्ज क्या रहेंगे, मेजरमेंट आराम से हम उसका कर सकते हैं। नहीं समझाया ना? कोई बात नहीं, देखिए यहां से। तो चार्ज क्वांटाइजेशन इज द प्रिंसिपल दैट द चार्जेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज अ इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। चलिए देखिए, ये दिख रहा फॉर्मूला आपको यहां पर, देखिए देखिए, तो यहां लिखा हुआ है Q इजिकल टू लिखा हुआ है एनी। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि चार्ज जो होता है आपका, चार्ज जो आपका होता है, इट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये n का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं भैया? प्लस माइनस n, मतलब क्या? +1 -1 +2 -2, जो कुछ भी पॉसिबल है सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके। और E मतलब क्या होता है? E की वैल्यू हम पढ़ के आ चुके हैं, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, इतना होता है। मतलब मुझे पता है कि सिंगल यूनिट क्या होती है। अब इनके हिसाब से 2 होगा, 50 होगा, 1000 होगा, जो भी होता है अपने हिसाब से। बट कभी भी आपकी इसकी वैल्यू कुछ और, इसका मतलब क्या? कभी भी आपकी वैल्यू, ये आपकी 3.8 1/2, कभी इसकी वैल्यू ऐसे नहीं होती। इट मीन्स कि चार्जेस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी आपका पॉइंट पे नहीं होती। 3.9 लिखा हुआ है, 1.5 लिखा हुआ है, 2.3 लिखा हुआ है, ऐसी वैल्यूज कभी चार्जेस की नहीं होती। चार्जेस हमेशा कैसे होते हैं? इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। इतना ठीक है? चलिए आगे चलते हैं यहां से। तो इट इज एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, द नेम इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है अमाउंट को फिक्स करना। इतना ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी चार्जिंग करने के तरीके। याद करिए, चार्जिंग तो आपको हर जरूरत पड़ती है, इंसान के जीवन में भी चार्जिंग काम आती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम सुबह सुबह रनिंग करने जाते हैं, जब वहां से करके आते हैं, अगर जाते हो तो रनिंग करने, है ना, मैं तो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप रनिंग करने जाते हैं वहां पर, तो रनिंग करने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी क्या होती है? पूरी खत्म हो जाती है। फिर मम्मी देती है आपको दूध या फिर चाय या फिर टोस्ट साथ में, या फिर बिस्किट देती है, बेटा खाओ। जैसे ही आप खाते हो आपकी बॉडी में क्या आती है? एनर्जी आती है। इट मीन्स यू कैन से दैट कि आपकी बॉडी हो गई है चार्ज। वैसे ही आपके चार्जिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं, हम देखने वाले हैं यहाँ पर। देखिए कैसे। तो ना पहली बात तो ये कि 3 तरीके होते हैं। नाम क्या है? कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। इतना ठीक है? कंडक्शन के अंदर हम देखेंगे यहां पर जिसका कांटेक्ट क्या होता है? होता है डायरेक्ट कांटेक्ट। यहां आपका होता है बिना किसी कांटेक्ट के, और यहां आपका होता है कांटेक्ट तो करना है, बट कैसे करना है? रबिंग करनी है। रबिंग मतलब होता है आपस में रब करना। ठीक है? चलिए, तो कंडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है जब भी 2 ऑब्जेक्ट, एक होता है चार्ज, एक होता है अनचार्ज। अब चार्ज वाले पे ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे चार्जिंग होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे ऑलरेडी। अनचार्ज पे क्या होगा? आयंस नहीं होंगे। अगर अनचार्ज को हम चार्ज वाले के पास टच करते हैं तो चार्ज वाले से अनचार्ज पर चार्ज का होता है ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर हो रहा है, दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। मैंने बोला एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इससे बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस माइनस, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ से चार्ज यहाँ ट्रांसफर होंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे? उनका डायरेक्ट क्या हो रहा है? आपस में कांटेक्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा?
कैसे करते हो एग्जाम्पल? अरे वही वाली कहानी है, एक वायर में करंट जा रहा है, उसको टच कर लो, क्या होगा? पता नहीं चल पाया क्या होगा, क्योंकि आप तो रहोगे नहीं उस टाइम पे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इंडक्शन की बात करते हैं। इंडक्शन क्या होता है? विदाउट कॉन्टैक्ट। अब बोलोगे भैया बिना किसी को टच करे चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं? बेटा ऐसा होता है। देखिए मैंने बोला एक बॉडी ये है मेरे पास, दूसरी बॉडी ये है मेरे पास, इसको बोला मैंने ए, इसको बोला मैंने बी, इतना ठीक है। अब ये बॉडी है पूरी चार्ज, ये प्लस ये प्लस ये प्लस अपने हिसाब से। अब ये दूसरी जो बॉडी है मेरे पास, ये मान लो कैसी है मेरे पास, ये मान लो मेरे पास हो गया अनचार्ज बॉडी। अब देखिए अनचार्ज के अलावा मैं बोलता हूँ यहाँ पर न्यूट्रल, कैसी बॉडी है ये? न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता इस पे चार्जेस नहीं होंगे। न्यूट्रल बॉडी का मतलब सिर्फ ये होता है कि जहां पर प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे बराबर आपस में। अब दोनों का बराबर होंगे आपस में तो कहीं भी होता है ये, इतना ठीक है। बट अगर मैं इस ए वाले ऑब्जेक्ट को उठा के ऐसे मूव करवाता हूं तो क्या इसकी वजह से, सोचिए अगर ये नेगेटिव चार्ज है पूरे तो यहां पर क्या आएंगे? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव, इसको करेगा रिपल तो यहां भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सोचिए अगर इसके पास एक बॉडी में और ले आया जो क्या है? कंप्लीटली अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है आपका, बट इसको मूव कराने से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां आ जाएगा? फुदक के बाहर आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, सही है। अगर फुदक के बाहर आ गया तो इस ए वाले को चेंज करने की वजह से मेरा चार्ज किस पे आ चुका है? सी बॉडी पे आ चुका है। तो क्या मैंने ए को और सी को आपस में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में लाया था? मैं नहीं लाया था। मैं तो भैया बी को सी को साथ में लाया था ना, सही है। बट चार्ज जो सी पे आया है वो आया है ए की वजह से। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सिस्टम इज कॉल्ड इंडक्शन। इसका और बड़ा एग्जांपल होता है, पता है क्या? आपके घरों के अंदर देखा होगा आपने, जब अर्थिंग होती है, पता है अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग का मतलब होता है हमारे घरों में जितना भी नेगेटिव, जितना भी एक्स्ट्रा करंट जो लीक होता है वो सारे करंट को एक जगह पे जाके इकट्ठा करना, वो जगह होती है आपकी अर्थ के अंदर, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। आजकल ऐसा हो गया कि हमारे वहाँ जो इन्वर्टर्स आते हैं उनके अंदर हमारे वहाँ एक ग्रीन कलर का वायर होता है, देखा होगा आपने, वो वायर डालते हैं हमेशा। वो वायर का मेनली कोई पर्पस नहीं है, बट अगर इन फ्यूचर जब बारिश आती है, जब कुछ लीक होता है तो वो करंट आपके घरों में ना फैले, इसलिए हम डालते हैं ग्रीन वायर, जिस ग्रीन वायर को बोलते हैं हम अर्थ वायर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब तो देखा ही होगा आपने, क्योंकि आपके जीवन जीने में, चलने में, रनिंग करने में, कुछ भी काम करने में फ्रिक्शन तो काम का आते ही आता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे एक बॉल और एक पटिया। यू नो पटिया क्या होता है? अरे पटिया मतलब एक प्लाई का टुकड़ा, ठीक है। हाँ, तो एक बॉल को मैंने फेंका, आराम से जाएगी, बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पट्टी को मैंने फेंका, क्या होगा? ये बहुत धीरे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इसका फ्रिक्शन ज्यादा है, इसका फ्रिक्शन कम है। तो हम यहाँ फ्रिक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज हमको एक बात पता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है किसी भी मोशन को अपोज करना, किसी भी चलने वाली चीज को रोकना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इतना ठीक है। अब बात रही भाई फ्रिक्शन यहां पर कैसे बताया आपने? देखिए, तो फ्रिक्शन का जो यहां मतलब होता है वो ये होता है कि जब भी हम दो बॉडीज को आपस में टच करने के बाद रब करेंगे। अब रब क्या होता है? पता नहीं क्या होता है? अरे घिसेंगे आपस में, घिसने की वजह से क्या होगा? उनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। अगर बात का प्रूफ चाहिए आपको तो अपने दोनों हाथ उठाइए, ठीक है। इन दोनों हाथों को अपने टच करिए और खूब कैसे से करिए। कुछ टाइम के बाद आपके हाथ गर्म होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी चीज जब गर्म होती है इट मींस क्या? वहां पर आपके अंदर हीट एनर्जी आ चुकी है, और एनर्जी कब आती है? ड्यू टू आयंस। इसका मतलब ये है भैया कि वहां पर आपके आयंस आ चुके हैं। इतना ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है रब करना। क्या होता है? रब करने की वजह से आयंस का डेवलप होना, मतलब चार्ज होना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो आई होप आपको तक क्लियर होगा कि हमने यहाँ पर देख लिया तीन तरीके चार्ज करने के। पहला होता है कंडक्शन, जहां पर हम दो बॉडीज को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। सेकंड होता है मेरे पास इंडक्शन, जहां पर हम दो बॉडीज को विदाउट कॉन्टेक्ट चार्ज करते हैं। इतना ठीक है। एंड थर्ड होता है आपका जहां पर कॉन्टेक्ट तो होता है बट कॉन्टेक्ट के अलावा आपस में रब करते हैं, जिसकी वजह से उन पे आते हैं चार्जेस एंड दे बिकम चार्ज। तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं यहां से। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ, जिसका हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कूलम्ब्स लॉ। देखिए भैया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के पहले आपको क्लास 11 का छोटा सा एक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए, मैंने बोला आपसे, मान लो एक सब्सटेंस है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट, एक बड़ा मास और एक छोटा मास। इसका मास m, इसका मास m, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मासेस इज d। इतना ठीक है। अब ये बताइए, अगर दोनों मासेस डिस्टेंस d पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या इनके बीच कोई फोर्स होगा? जी हाँ, डेफिनेटली होगा। वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होती है Fg बराबर जी एम एम अपॉन में r स्क्वायर। अगर इसको देख के किसी कुछ याद आ रहा है तो आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है,
क्योंकि हाँ क्लास 11 के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी हाँ, तो बात बोलोगे भैया चार्जेस पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुंचे ग्रेविटेशन के ऊपर। तो बेटा चार्जेस का जो फॉर्मूला बनने वाला है कूलम्ब्स लॉ का, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है किससे, इस फॉर्मूले से। देखिए कैसे, मैंने कहा आपसे सपोज यू हैव टू चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना है, मान लो मैंने बोल दिया r, इतना ठीक है। अब डेफिनेटली ये प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों अपोजिट चार्ज है, तो आपस में होगा अट्रैक्शन। जब आपस में अट्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली किसी फोर्स लगने वाला है यहाँ पर आपका, उस फोर्स को बोलता हूं मैं आपका Fe। व्हाट इज Fe? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलता हूं उसको मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ऐसा फोर्स जो चार्जेस के बीच में लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। इसको बोलो 1, इसको बोलो 2। अभी ठीक है। और क्या होता है भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/d का स्क्वायर। डी ने आर माना है मैंने, तो कोई बात नहीं, यहाँ डी कर लो, यहाँ कर लीजिए आप डी कर लीजिए। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, जब इन दोनों कंबाइन करता हूं आपस में, तो जो बनता है फॉर्मूला मेरे पास, वो बनता है Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में d का स्क्वायर। इतना ठीक है। अब याद करिए एक नियम होता है फिर इसका, वो नियम ये होता है कि भैया जब भी आपका आता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो वो हमेशा हटता है, और जब जब वो हटता है एक आता है नया कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए, तो Fe इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में d का स्क्वायर। इतना ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम तो नहीं है, बिकॉज यहां लिखा हुआ है 1/4 ये जो दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इस चीज को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको हम? एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है भैया, क्या लिखा हुआ है, ये ई नॉट लिखा हुआ है, क्या कुछ और लिखा हुआ है, ये बातें भी नहीं करनी है आपको, बिकॉज इसकी जस्ट बाद हम पढ़ने वाले नया टॉपिक परमिटिविटी, क्योंकि वही होता है परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आइए बैक टू पॉइंट। हम कहां थे? हम यहां पर थे कि कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमारा जो एक मेन फॉर्मूला निकलता है वो ये निकलता है, दो चार्जेस अगर आपके एक प्रॉपर डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं तो दोनों चार्जेस आपस में दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। इट डिपेंड क्या हो, फोर्स अट्रैक्शन का हो, रिपल्शन का हो, नो मैटर, बट फोर्स तो रहेगा। उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? उस फोर्स की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस R दे, D दे, A दे, उससे मैटर नहीं करता। इतना ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है तो हमने यहाँ चार्ज नहीं लिखे हैं, यहाँ पर इनके साइन हमने नहीं लिखे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर चार्जेस का लेते हैं मैग्नीट्यूड, ना कि उनकी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्जेस का साइन नहीं लेंगे। इट मीन हमारे पास जो एक मेन बचता है फॉर्मूला, वो आई थिंक ये बचा है सिर्फ कि भैया F, ये लिखा है यहाँ पर, Fe इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन में R का या फिर D का स्क्वायर। इतना ठीक है। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम होता है, बिकॉज K की जो वैल्यू होती है वो होती है 4πε0। अभी ठीक है इतना। इसकी वैल्यू एक और होती है, इसकी वैल्यू और होती है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अलग होती है, अभी मत जाइए वहां पर, ऐसा बहुत सारा पढ़ना है हमको, आगे चल गया अभी। तो ठीक है, इतना ठीक है। बताइए मुझे पहले, कोई बोले आपसे कूलम्ब्स लॉ किस काम आता है, तो बोलोगे आप दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने में काम आता है। ठीक है, अगर चार्ज 3 हुए तो, अगर चार्ज 3 हुए तो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ तो, एक चार्ज दिया प्लस क्यू यहाँ, एक दिया प्लस क्यू यहाँ, एक दिया प्लस क्यू यहाँ, ये लो भैया। अब बताओ क्या कर लोगे आप? डिस्टेंस दे दिया मैंने R, 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 क्या कर लोगे आप? तो भैया कोई बात नहीं, यहाँ फोर्स निकालेंगे, यहाँ फोर्स निकालेंगे, यहाँ फोर्स निकालेंगे, इन तीनों फोर्सेस को आपस में प्लस कर देंगे, दैट इज द नेट फोर्स। इतना ठीक है। तो इस टाइप से हम निकालते हैं आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशंस बहुत काम का है। कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट्स आपके वाइवास के अंदर पूछते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है देखिए वापस एक बार। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two charges is always directly proportional to the product of both the charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये वही सारी बात लिखी जो हमने यहाँ लिखी सारे। इतना ठीक है। अगेन आई एम अगेन सेइंग यू, ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फॉर्मूला बहुत काम का है, क्योंकि आगे चल के इसके जो होंगे न्यूमेरिकल सम्स है उसमें ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बात और काम की यहाँ पर देखिए, जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, F इजिकल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इतना ठीक है। एक और चीज, एक फॉर्मूला और बनता है यहां से, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या लिखा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये क्या होता है भैया? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि भैया फोर्स आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस
बिटवीन द स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला प्लस क्यू, मैंने बोला माइनस क्यू, एक बोला मैंने प्लस क्यू, दूसरा बोला मैंने माइनस क्यू। डिस्टेंस यहाँ देखा कितना मैंने r, और यहाँ देखा मैंने मान लो r2, यहाँ कर लिया 1, यहाँ कर लिया मैंने 2। अच्छा ये बताइए इन दोनों में से डिस्टेंस ज्यादा किसका है? r2 वाले का डिस्टेंस है। तो ये बताइए मुझे इसका फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा, या फिर इसका फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो जितना पास रहेगा, डिस्टेंस जितना कम रहेगा उतना फोर्स ज्यादा रहेगा। अरे देखिए ध्यान से एक बार, ये पास में है तो ज्यादा बार रिपल्शन, ज्यादा बार अट्रैक्शन कर पाएगा। ये दूर है तो बहुत धीरे अट्रैक्शन करेगा या बहुत धीरे रिपल्शन करेगा। इतना ठीक है। इट मींस डिस्टेंस के ऊपर आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिपेंड कर रही है। डिपेंड कैसे कर रही है? डिपेंड कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ाने से आपकी फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। डिस्टेंस कम करने से फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। वही होता है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए यहां पर आप डिस्टेंस मैंने इंक्रीज कर दिया, फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम कर दिया, फोर्स बढ़ जाएगा। दिस लॉ इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे, इसका नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, याद करिए मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में अगर आपको निकालना है फोर्स, तो यू हैव कूलम्स लॉ कि भैया F इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। बट अगर आपके पास मोर देन 2 चार्जेस हो गए तो क्या करोगे आप? तो काम आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम क्या होता है भैया? अरे कुछ खास नहीं है, जब भी 2 4 से ज्यादा चार्जेस होते हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज सिस्टम ऑफ चार्जेस द टोटल फोर्स एक्ट ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ रिमेनिंग फोर्सेस एक्ट ऑन इट। देखिए मैंने कहा आपसे, इधर आइए डायग्राम देखिए वाला, देखिए यहां लिखा हुआ है Q3, यहां लिखा हुआ है Q2, यहां लिखा है तुम्हारे पास Q1। इतना ठीक है। ये बताइए Q3 के ऊपर फोर्स लग रहा होगा दो चार्ज की वजह से, एक चार्ज Q2 की वजह से, एक चार्ज Q1 की वजह से। जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से वो फोर्स की वैल्यू होती है F31। इस 31 का मतलब बेटा ये होता है, इस 31 का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑन 3 बाय 1 चार्ज। देखिए यहां लिखा हुआ है फोर्स 32, मतलब फोर्स ऑन 3 बाय सेकेंड चार्ज। इतना ठीक है। अब इन इसके ऊपर जो नेट लग रहा है फोर्स, क्या वो ये होगा? इसको प्लस कर दो आपस में। देखिए लिखा है मैंने F32 प्लस में F31, यहां लिखा हुआ है FQ2 का नेट फोर्स लिखा है यहां पर आपके पास। ठीक है, एक बात और, यहां लगा हुआ है क्या? वेक्टर का साइन लगा हुआ है। वेक्टर का साइन इसलिए लगा हुआ है बिकॉज हमारे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है मैटर करता है। फोर्स यहां लग रहा है, फोर्स यहां लग रहा है, फोर्स यहां लग रहा है, इट डिपेंड कि फोर्स कहां लग रहा है तुम्हारे पास। तो फोर्सेस का डायरेक्शन बहुत काम का होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर सम, इट इज अ वेक्टर सम। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम बहुत सारे चार्जेस को एक साथ हम फोर्स निकालते हैं, किसी सिंगल चार्ज के ऊपर बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उन सब फोर्सेस का नेट निकालना, वेक्टर सम करना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं यहां से हम, देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैंने आपसे कही थी एक बात याद करिए, कूलम्स लॉ के अंदर F इज इक्वल टू था K हटाइए, कुछ नया करते हैं। देखिए कूलम्स लॉ के अंदर हमारा फॉर्मूला था मेरे पास, F इज इक्वल टू था 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर मेरे पास था फॉर्मूला। इतना ठीक है। इसके अंदर ये जो पूरी वैल्यू थी, ये थी आपके पास K की वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है। अब यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये इस चीज को मिला के हम बोलते हैं आपका, इसको हम बोलते हैं आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। अब नॉट नहीं लिखा मैंने यहां पर बिकॉज नॉट अगर लगा है 0 तो क्या रहेगा? नॉट आ जाएगा। कुछ नहीं है वहां पर तो नॉट नहीं आएगा। अब भैया ये एप्सिलॉन होता क्या है, इसकी बात इतनी क्यों कर रहे हो आप? देखिए ध्यान से, चलिए तो जरा याद करिए कि जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, जब भी हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में, तो कूलम्स लॉ ये बोलता है हमको कि अगर एक होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर एक होता है नेगेटिव चार्ज, इनके बीच डिस्टेंस मान लिया मैंने r। इतना ठीक है। तो ये बताइए अगर डिस्टेंस r है तो डेफिनेटली इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा आपका। इतना ठीक है। अब मैंने बोला कि इनके सब के आसपास, इस पूरे के आसपास पूरा खाली है। खाली का मतलब होता है एयर है या फिर वैक्यूम हो, पूरा खाली है। तो इनके ऊपर जो लगता है फोर्स वो होता है आपका F इजिकल टू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इतना ठीक है। बट अगर मैंने बोल दिया कि इस पूरे हवा जहां पर पहले पूरा सब कुछ खाली था वहां पर मैंने पानी भर दिया, वहां मैंने अब पानी भर दिया, तो क्या फोर्स सेम रहेगा? सोचिए।
नहीं, पानी भर दूं, ग्लास कर दूं वहां पर मैं, कुछ भी अदर मीडियम कर दूं अगर वहां पर मैं, तो इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो सेम फोर्स नहीं रहेगा, उस फोर्स की वैल्यू में आएगा चेंज। अब चेंज कैसा आएगा, वो फोर्स की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, ये मैटर करता है। तो वो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर, और इस चीज को हम बोलते हैं क्या, इस चीज को हम बोलते हैं आपका परमिटिविटी। क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि यही परमिटिविटी डिफाइन करती है आपका कि फोर्स कितना लगने वाला है। अगर पानी में है तो अलग फोर्स, सॉलिड में अलग फोर्स, ग्लास में अलग फोर्स, पूरे एयर में है, वैक्यूम में है तो अलग फोर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखिए ध्यान से। मैंने कहा आपसे क्या लिखा हुआ है, इट इज द फील्ड विच डिक्रीज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। जी हाँ, ये बात सच लिखी हुई है। अगर दो चार्जेस है मेरे पास, इनके बीच कुछ फोर्स लग रहा था, तो अगर उनका मीडियम मैंने चेंज कर दिया तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, चेंज रहेगी। देखिए एग्जांपल, मैंने बोला था आपसे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इतना ठीक है। मैं कर रहा हूँ एप्सिलॉन सिर्फ अभी मैं, बिकॉज नॉट का मतलब होता है कि हम सिर्फ वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अगर नॉट नहीं लगा, मैंने लगा दिया एम, तो इस एम का मतलब होता है यहाँ पर भैया हम किसी दूसरे मीडियम की बात कर रहे हैं। अगर दूसरा मीडियम कितना होता, मैंने बोला मान लो वो होता तुम्हारे पास ग्लास, मैं बोलता यहाँ पर जी आता। अगर वो होता कुछ और वाटर, तो यहाँ पर आपका क्या आता, यहाँ पर आपका आता 4, आपका आता है एफ इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन ग्लास मतलब जी आता मेरे पास आता, इतना ठीक है। तो डिपेंड हम किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से मीडियम की बात कर रहे हैं, वो आपको आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये बताइए मुझे एक बार कि क्या आपको दिख रहा है एक चीज यहाँ पर कि फोर्स और एप्सिलॉन के अंदर जो रिलेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये बताइए मुझे एक बार कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम है, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम है तो फोर्स क्या रहेगा, फोर्स बहुत ज्यादा रहने वाला है। सही बात है। और आपको पता है एक बात, एप्सिलॉन की वैल्यू जो सबसे कम होती है ना, वो आपकी पता कहां होती है, वो आपकी होती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, कितनी होती है वैल्यू, और देखते हैं जरा एक बार। एप्सिलॉन की वैल्यू वैक्यूम के अंदर, इस नॉट का मतलब होता है वैक्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू मानी गई है 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर से बोलते हैं एक बार, मैंने कहा इसकी जो वैल्यू बताई गई है मैंने, वो बताइए 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये नहीं बोलना भैया वैल्यू कैसे आई, बेटा वैल्यू हमने मानी है उस टाइम पे कि ये वैल्यू आपकी होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। मतलब परमिटिविटी इन वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर या फ्री स्पेस के अंदर कितनी होती है, इतनी होती है। और इतनी परमिटिविटी होती है आपकी मिनिमम। क्या होती है आपकी परमिटिविटी, मिनिमम होती है। अगर ये मिनिमम है तो आपको याद करिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स आपको हो जाएगा मैक्सिमम। इतना ठीक है, मतलब जिस पॉइंट पे परमिटिविटी होती है वैक्यूम के अंदर वो होती है मिनिमम, तो उसी वैक्यूम के अंदर फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्या मैं कहता हूं ये बात आपसे कि फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। इतना ठीक है, आई होप थोड़ा समझ आ रहा हो अच्छे से आपको कि परमिटिविटी एक्चुअल में क्या होती है। परमिटिविटी का मतलब होता है जिसकी वजह से आपका फोर्सेस क्या होता है, चेंज होता है। जिससे फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे कि दो चार्जेस के बीच में पहले पानी था तो अलग फोर्स था, ग्लास था तो अलग फोर्स है, वैक्यूम है तो अलग फोर्स है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स के अंदर फोर्सेस की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसी की तरह डिफरेंट मीडियम्स के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि परमिटिविटी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, वैसे ही आपका वाटर में क्या होता है, कुछ और होता होगा, ग्लास में क्या होता है, कुछ और होता होगा। इतना ठीक है, आई होप थोड़ा समझ आ रहा हो अच्छे से आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहां से। अब पता है अच्छी बात क्या है, अब काम की बात आपके लिए ये होने वाली है कि जैसा आप जानते हो कि हमको ना हर मीडियम की जो वैल्यू होती है, जो परमिटिविटी क्या होती है, अलग होती है। अब सोचिए ऐसे कितने मीडियम होंगे, लकड़ी है, ग्लास है, पानी है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, पोटेशियम है, कितने ऐसे मीडियम होते हैं। तो क्या हम सबकी वैल्यू याद करने बैठेंगे, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं हमारे लिए। तो हम सबकी वैल्यू हमको याद ना करना पड़े, इसलिए हमने बनाया एक नया कंसेप्ट, नाम है इसका रिलेटिव परमिटिविटी, जहां हमने ये बताया कि आपको सिर्फ एक पता होना चाहिए। क्या पता चाहिए आपको, नहीं पता क्या कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 8.854 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट काम की नहीं, छोड़ो उस बात को, ये क्यों पता होना चाहिए वैल्यू क्या होती है। अगर ये आपको पता है अच्छे से तो हम ये बोलेंगे कि दूसरा जो आने वाला है वो वैक्यूम वाली वैल्यू के 2 गुना है, 50 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है। समझे क्या बोल रहा हूं आपसे मैं। इट मींस इसका जो बनता है फॉर्मूला, सिंबल जो बनता है इसका होता है, इसका बनता है सिंबल एप्सिलॉन आर। क्या बनता है, एप्सिलॉन आर।
और इसका बनता है क्या, एप्सिलॉन। सिर्फ मैं एप्सिलॉन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी इन वैक्यूम, एप्सिलॉन जी का मतलब होता है इन ग्लास, एप्सिलॉन डब्ल्यू का मतलब होता है इन वाटर। इतना ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और तो ये शायद याद करो कि परमिटिविटी जो वैक्यूम की होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है किसी भी दूसरे मीडियम से। अरे हाँ कि ना, याद करो, सोचो जरा कि परमिटिविटी जो वैक्यूम में होती है वो सबसे कम होती है। सबसे कम अगर होती है तो उसके सामने तुम कुछ और भी ले आओ, कुछ और मतलब क्या, ग्लास ले आओ, पानी ले आओ, जो लाना ले आओ आप, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा रहने वाली है। इतना ठीक है। वैसे ही आपका यहां भी होता है, देखिए तो आपका मैंने बोला अगर इसका सिंबल क्या होता है, ई आर होता है, तो फॉर्मूला जो बनता है इसका वो ये बनता है ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम में, एप्सिलॉन वैक्यूम के अंदर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर आपको किसी मीडियम के अंदर कितनी परमिटिविटी अगर निकालना है आपको, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भैया उसके अंदर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला मुझे निकालना है किसी मीडियम का, फॉर्मूला बनता है ई आर इंटू में ई नॉट। देखिए सपोज मैंने बोल दिया आपको कि भैया परमिटिविटी जो होती है रिलेटिव वाली वाटर कितनी होती है, वो होती है 81 होती है। कितनी होती है, 81 होती है। तो ये बताइए मुझे आप कि यहां पर जो परमिटिविटी होती है वो वाटर कितनी होगी, निकालिए आप। देखिए 81 इंटू में इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इतना ठीक है। तो सोचिए 81 टाइम्स ज्यादा है आपका परमिटिविटी ऑफ वाटर की, किससे, वैक्यूम से। तो ऐसे हम डिफरेंट मीडियम्स की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं बाहर यहां से। तो आई होप इतना कि आपको क्लियर होगा तो अच्छे सारा कि हमने देखा यहां पर परमिटिविटी क्या होती है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जितना बड़ा मीडियम रहेगा, जितनी बड़ी वैल्यू रहेगी, उतना फोर्स कम रहेगा। सबसे ज्यादा फोर्स कहां होता है, वैक्यूम में होता है। क्यों, बिकॉज परमिटिविटी सबसे कम कहां होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक है, अब सबकी निकालें इससे हम, तो सबका एक कॉमन निकालने के लिए हमने बनाया एक नया कंसेप्ट, दैट नेम इज रिलेटिव परमिटिविटी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ई आर इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के अंदर होता है। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से नेक्स्ट। ओके तो हम यहां पर एंड करते हैं हमारा आज का लेक्चर सारा। आई होप आपको सारा अच्छा समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी कैसे भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। एंड आपकी अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो प्लीज मेंशन करके बताइए मुझे इसमें क्या कमी थी और क्या इसमें अच्छाई थी। थैंक यू सो मच।